x के लॉन्ग लेंथ और y के लॉन्ग लेंथ, बस ये हमें ढूंढना होता है। वेक्टर का नाम एरो लगा के लिखना है, हॉरिजॉन्टल लेंथ को i के साथ, वर्टिकल लेंथ को j के साथ, है ना। अब लेंथ कैसे लाएंगे, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ती है। अगर हमें ये एंगल पता है और हाइपोटेनस पता है, यानी वेक्टर की लेंथ पता है, तो एंगल से लगा हुआ किस में आता है, कॉस में, सामने वाला किस में आता है, साइन में। मैंने कहा था यार कोशिश करो कि हमेशा एंगल कहां से पता करो, हमेशा x से पता करो, y में कंफ्यूजन हो सकता है ना। इसके अलावा अगर कोई वेक्टर प्योर x के अलोंग है, मान लिया a लेंथ है, केवल x के अलोंग है, तो इसको तुम क्या लिखोगे, ai, a उसका लेंथ है, पीछे है तो क्या लिखोगे, ऊपर है तो क्या लिखोगे, नीचे है तो क्या लिखोगे, माइनस ए जे कैप, है ना। अगर कोई इंक्लाइंड वेक्टर है ऐसा, तो क्या वो आगे और ऊपर, नहीं अभी 2D है, इसी प्लेन में है ना। तो क्या बताओ इसका हॉरिजॉन्टल वाला ax पॉजिटिव होगा या निगेटिव, आगे है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर ऐसा कोई वेक्टर है बताओ, टेल से हेड तक की जर्नी करना है, तो हॉरिजॉन्टल में हमें कहां चलना है, आगे, यानी ax कैसा, पॉजिटिव, और वर्टिकल में नीचे जाना है तो ay कैसा, नेगेटिव। याद आया, ऐसा वेक्टर है बताओ, टेल से हेड तक की यात्रा करना, पहले कहां चलना है, पहले हॉरिजॉन्टल चलना है, तो हॉरिजॉन्टल में आगे जाए या पीछे, पीछे, मतलब ax कैसा हो गया, नेगेटिव, पीछे के लिए नेगेटिव, ay कैसा हो गया, नेगेटिव। बात क्लियर है। ऐसा वेक्टर है तो ax पीछे के लिए नेगेटिव और ऊपर के लिए पॉजिटिव। अब बात आती है कि इनके कंपोनेंट, साइन तो ऐसे ही पता चल गया, देख के ही पता चल जाएगा, है ना। हमेशा एक्यूट एंगल का सहारा लेना है, यानी जब भी हम वेक्टर बनाएंगे तो ये वाला एंगल यूज करेंगे, यहां ये वाला, यहां ये वाला और यहां ये वाला। एक्यूट से फायदा क्या है कि हमें एक्यूट के लिए वैल्यू रटी हुई है, ऑब्ट्यूज के लिए वैल्यू रटी नहीं है। जैसे मैं 120 दूं, स्टैंडर्ड एंगल 120 दूं, तो तुम्हें 120 से काम नहीं करना है, किससे करना है, इससे, वो 60 आएगा। अगर मैं इस वेक्टर का मान लिया कभी कह दूं कि 210 डिग्री है, तो तुम्हें 210 से काम नहीं करना, 210 स्टैंडर्ड एंगल है पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हें इससे करना है, दैट विल बी 30। क्या बात समझ में आ गई है ना। अगर मैं यहां 315 डिग्री दे रहा हूं, तो तुम्हें 315 से काम नहीं करना है, किससे करना है, 45 डिग्री से। क्या ये सारे एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। रिवीजन रिकॉर्ड किया था, ठीक, ये कर लिया करो मतलब। तो अभी यार हम लोग दो वेक्टर के पेयर पे कुछ कमेंट करने वाले हैं कि वो पैरेलल है, अपोजिट है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस तरह की बातें हम लोग करना है, ठीक है। और थोड़ा ब्रॉडर सेंस में, पहले हम लोग केवल डेफिनेशन जाना करते थे, अभी हम लोग उसकी मैथमेटिक्स साथ में लेके चलना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर कभी दो वेक्टर के बीच में एंगल हमें पूछा जाए, ऐसे भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, बट बहुत आसान चीज है। ये दो वेक्टर्स हैं, है ना, तो एंगल हमेशा दो होते हैं किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में। पहली बात तो ये है कि उनको टेल से टेल जोड़ना है, टेल टू टेल जोड़ना है, ऐसे हेड दूर तरफ रखना है, फिर एक एक्यूट होगा या छोटा होगा और एक बड़ा होगा, जरूरी नहीं एक्यूट हो, एप्टिस भी हो सकता है, लेकिन एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो किसको हम दो वेक्टर के बीच का एंगल माने, एक्यूट नहीं, छोटे वाले को। ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, 120 नहीं हो सकता क्या भाई, एक तरफ 120 हो और दूसरी तरफ 240 हो, दोनों ऑब्ट्यूज हैं, तब तुम किसको एंगल मानोगे, है ना। तो ये स्मॉलर वाले एंगल को हम एंगल मानेंगे। बात क्लियर है। और जब एंगल दो वेक्टर के बीच में पूछा जाता है तो साइन आइन की कोई बात नहीं होती है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो क्या एंगल वाली बात समझ में आ गई।
टेल से टेल और स्मॉलर विल बी द एंगल। तो अगर यार सब कुछ बढ़िया बना के दिया है, मान लिया ऐसे दिया है ऐसे, और कोई कहते यार ये एंगल 150 डिग्री है, तो बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये थोड़ी एंगल होता है ना? कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। पता है 150 120 डिग्री है, एंगल कितना है? ये टेल टू टेल डायग्राम है ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? इस वेक्टर को खिसका के आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एंगल डेफिनेशन के हिसाब से टेल टू टेल डायग्राम अब बना है, ये और ये एंगल ढूंढना था, कितना है? 60, है ना? मुझे बताओ दो वेक्टर के बीच का एंगल। 1 मिनट बोलना नहीं है, नोट करना है, और ये वाला जिसका हो जाए हाथ उठा के बताएगा। नोट कर लें एंगल कैसे तय करना है। ये और ये के बीच में ये, आर यू श्योर? बट ये शिफ्ट होगा तो स्ट्रेट ही शिफ्ट होगा। हाँ ऑब्वियसली स्ट्रेट शिफ्ट होगा, बट ये और ये क्या टेल टू टेल लुक है? टेल टू टेल। ठीक, और कोई? ठीक, बोलना नहीं है, बस दिखाना है। ठीक, ठीक, टेल टू टेल लुक में लाएं तभी डिसाइड होगा। ठीक है, कैसे टेल टू टेल लुक आ सकता है? हम इसको खिसका दें, ये टेल है ना? अभी क्या ये और ये टेल टू टेल में आ गए? नहीं आए, इसको भी खिसकाना पड़ेगा। ये एंगल पूछा है, बताओ कितना होगा? तो यार ये इसको खिसकाएंगे इधर, तो क्या हेड टू टेल आ गया? ये टेल टू टेल आ गया क्या? नहीं आया। देखो यार ये हेड है और इसका क्या है? टेल है, तो इसको भी खिसकाना पड़ेगा। नहीं क्या अब टेल टू टेल जुड़ा है तो ये एंगल पता करना है। तो यार ये तो वर्टिकली अपोजिट वाला मामला है, ये 60 है तो ये भी। अच्छा एक बात और समझ में आ गई, टेल टू टेल जुड़ा हो और एंगल मिल जाए, या हेड टू हेड जुड़ा हो और एंगल मिल जाए छोटा वाला, सेम ही बात है। यानी इस पे हमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत थी नहीं, बट डेफिनेशन के हिसाब से हमें उसको आगे बढ़ा के देख लेना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत है? एक और करेंगे, तीनों एंगल बताना है। 3 वेक्टर बने हैं और तुम्हें पता है वेक्टर का हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा एंगल तो दिए ही हैं, तो फिर पूछा क्यों है? क्योंकि वो सही वाले एंगल नहीं है, डेफिनेशन वाले एंगल नहीं है। एक मिनट, ए और बी, बी और सी, और ये गिवन है। चलो ठीक, 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 ठीक। एक और है, 3 क्वेश्चन है। ठीक ठीक ठीक। तो अगर हमें ए हो गया, सबका हो गया,
ए और बी का देखना है तो क्या ये टेल टू टेल है? नहीं, कैसा है? हेड टू टेल। तो हमें एक खिसका देना है बस, ये वाला, ये हमने एक खिसका दिया। अच्छा, खिसकाने से वेक्टर नहीं बदलता, अगर उसी लाइन में खिसका दो तो वेक्टर नहीं बदलता है। क्यों? इसके जो भी कंपोनेंट थे इसके भी वही कंपोनेंट नहीं बदले तो वेक्टर नहीं बदला, ना एंगल बदला ना लेंथ बदली। भाई वेक्टर की पहचान हम दो तरीके से सोच सकते हैं, लेंथ और एंगल, वो नहीं बदला, या तुम कंपोनेंट से सोच सकते हो, कंपोनेंट नहीं बदले मतलब लेंथ और एंगल नहीं बदला। तो वेक्टर को खिसका देने से वेक्टर नहीं बदलता। हमें टेल टू टेल डायग्राम मिल गया है, ये एंगल पता करना है। तो पूरा होता है 180 में से 30 गया तो कितना आ गया? 150। कितने लोगों ने यार 150 लिख लिया है? ये हाथ में अपने लिए उठवाता हूं, तुम लगातार उठाए रहते हो और पता नहीं चलता क्या सही क्या गलत। 150 बी और सी के बीच में, तो बी और सी में हेड टू हेड है, तुम खिसकाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर 90 है, 90 ही रहेगा। और ए और सी तो बना बनाया दे दिया है ना, तो 60 है। क्या बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? चलो एक ही बता दो बस। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये सारे एंगल कितने हैं? 60। ए और बी के बीच में बताना, इसको आगे बढ़ाओगे ये कितना आ जाएगा? 120। कोई दिक्कत है? अच्छा, बी और सी में भी वही है ना? चलो ठीक। मैंने अभी अभी एक बात करी कि कोई वेक्टर की पहचान उसके मैग्नीट्यूड से है और स्टैंडर्ड एंगल से है। स्टैंडर्ड एंगल मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये वेक्टर मैं एक्स वाई प्लेन में इधर बनाया हूं या इधर बनाया हूं, अगर लेंथ वही है और एंगल वही है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सेम वेक्टर। ये दोनों यानी वेक्टर को स्लाइड करने से, अपने ही पैरेलल स्लाइड करने से वेक्टर चेंज नहीं होता। भाई दो चीजें चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या तुम एंगल भी कह सकते हो, इज सेम। या एक और तरीका, और ये अपने आप में सफिशिएंट बात है, और कंपोनेंट्स आर सेम। क्या बताओ, अगर इसके कंपोनेंट कुछ 4 3 थे और मैंने उसके पैरेलल खिसकाया है तो क्या इसके भी कंपोनेंट 4 3 होंगे? तो वो वेक्टर सेम कहा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेम वेक्टर के बीच में मान लिया एक ही वेक्टर खिसका दिया जाए, या ये दो अलग अलग वेक्टर हैं, नाम अलग अलग हैं, है ना, तो बताओ सेम वेक्टर के बीच में उनके मैग्नीट्यूड, जैसे मैं कह दूं ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ए है, ऐसा तो हो ही सकता है, नाम अलग अलग है। तो अगर दो वेक्टर सेम है तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होंगे? नहीं। क्लियर है? क्या ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे भी सेम लिखा जा सकता है? तो अगर ऐसे लिखने का मतलब होता है विद डायरेक्शन सेम है, ऐसे लिखने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे कहीं रिप्रेजेंटेशन हो मतलब सेम है? नहीं। कोई दिक्कत है? कुछ लिखना है इसमें? बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? हाँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसका नाम मैंने ए वेक्टर दिया, इसका नाम मैंने नाम अलग अलग रखे हैं, 0 होगा। वही इसको खिसका के इधर रखो टेल टू टेल, तो बीच में एंगल कितना आएगा? 0। भाई सेम वेक्टर है तो खिसकाने, यहां खिसकाने के बजाय इसको वापस यहीं रखो, टेल से टेल जोड़ो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 0। बात क्लियर है? ये सब यार याद नहीं रखना है, ये सब दिखना चाहिए तुमको। अगर तुम वेक्टर से फैमिलियर हो गए हो तो ये दिखना चाहिए। जब सब कुछ सेम है तो ना डायरेक्शन अलग है ना मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर सेम हो गए, मैग्नीट्यूड सेम हो गए, बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि हमने उनको घुमाया थोड़ी है। घुमा देंगे तो वेक्टर सेम रहेगा या बदल जाएगा? अगर मैं इसका एंगल 60 रख रहा हूं, इसका मान लिया 53 डिग्री है और इसका मैंने 53 की जगह 60 कर दिया, तो बदल जाएगा। उसी से तो पहचान है उसकी।
दोनों अगर 53 डिग्री पे हैं तो मिलाने पर उनके बीच में आपस का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। नोट कर लिया है? एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया है, ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 3 है ना। टेल से हेड में पहले पीछे गए हैं, -4i, और नीचे गए हैं तो -3j। ऐसा वेक्टर बना दिया जाए, है ना, ऐसा वेक्टर, तो क्या ये सेम वेक्टर है या नहीं है? नहीं है, डायरेक्शन बदल गई। डायरेक्शन बदल गई तो इनको सेम नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या कंपोनेंट का वैल्यू, मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। क्या इसका वर्टिकल 3 होगा और इसका हॉरिजॉन्टल 4 होगा? तो इसको तुम क्या लिखोगे? चलो ये एरो ऐसा बना है, इसका मैंने बी वेक्टर नाम दिया है, क्या लिखोगे? यार देखो, इसके टेल से हेड तक की जर्नी में पहले कहां चलोगे? आगे। कितना? 4। तो ये क्या हो गया? +4i और हाँ, फिर कितना ऊपर जाओगे? पहले आगे जाओगे, आगे जाओगे, फिर कहां जाओगे? ऊपर। कितना ऊपर जाओगे? तो +3j। बात क्लियर? तो ऐसे दो वेक्टर जिनके एरो अपोजिट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर, है ना। देखो जरा, एक वेक्टर मैंने बनाया है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, एंटी पैरेलल नहीं, अपोजिट। क्या बताओ, ये 4 है और ये 3 है। 4 पीछे है इसलिए -4i, 3 ऊपर है तो क्या? अगर ऐसे बनाया जाए तो क्या लिखोगे? टेल से हेड तक की जर्नी में पहले आगे जाओगे, +4i -3j लिखोगे कि नहीं? तो यार अब इसमें कुछ एक मैथमेटिकल कमेंट करना है। पहली बात तो ये कि इनको हम अपोजिट वेक्टर्स कह रहे हैं। दूसरी बात कि बता इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? ए एंड बी क्या होगा? 180। कैसे? अगर मैं इनको टेल से टेल जोड़ूंगा तो ये एंगल कितना आएगा? 180। नहीं, क्या बता ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं? सेम होगा। सेम होगा कि नहीं? अच्छा, क्या मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल कर सकता हूं कि नहीं? नहीं। जरा देखो, अगर ए वेक्टर -4i -3j था तो बी कैसा है? यानी पूरे में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये आएगा। या इधर देखो जरा, -4i + 3j में पूरे में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। तो हमें कंडीशन क्या मिल गई? ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, इक्वल नहीं है। ए बराबर क्या है? -b है ना। ये बात हमें नजर आना चाहिए, केवल रटना नहीं है। इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल साथ में लेके चल रहा हूं। तुम्हें जब कंफ्यूजन हो ऐसा एग्जाम्पल देख लो, तुम्हें समझ आ जाए क्यों है ऐसा। दिख रहा है कि नहीं? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल का अंतर है, एंगल 180 है, और डायरेक्शन का अंतर है। नोट कर लिया है? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये तुम चेक कर सकते हो, तुमने खुद ही रिप्रेजेंट किया तो हर चीज का कारण पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहां पे एक वेक्टर बना रहा हूं। तो खैर हम लोग मैं रूल बनाने से ज्यादा रूल डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजें तुम्हें समझ में आए कि ऐसा क्यों है।
हम कंपोनेंट की मदद से वेक्टर लिखते हैं तो जवाब खुद ब खुद मिलने लगते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, बजाय कि हम रूल रटें। मैंने एक वेक्टर बनाया है यहां पर, अगेन मेरा फेवरेट है 4 3 वाला, 4i 3j। इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कितना है? हॉरिजॉन्टल कितना है? हॉरिजॉन्टल इसका 4 है और वर्टिकल कितना है? 3 है। यही तो मतलब होता है वेक्टर का। एक क्लैरिटी मुझे देना है, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस में वेक्टर बनाया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाया तो जनरली एक्स वाई एक्सिस में ये सब मीटर में होगा, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। एक्स वाई प्लेन का डिफॉल्ट मतलब होता है कि हम स्पेस में बात कर रहे हैं, किसी प्लेन में बात कर रहे हैं, ठीक है। सोचा यार कोई किसी प्लेन में इधर कहीं बैठा हुआ था 5,0 पे और अभी अभी उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये ए वेक्टर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। प्लेन में अगर कोई एरो बना है तो इसका मतलब यहां से कोई चीज उठ के वहां गई है, नहीं, पहले वो 5,0 कोऑर्डिनेट पे था तो बाद में किसी दूसरे कोऑर्डिनेट पे पहुंचा। कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हैं सब लोग? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ओरिजिन से कितना आगे कितना ऊपर, नहीं। मेरा क्वेश्चन है यार x2 y2 बताओ, बताना मतलब लिख के बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है जो शायद आज तक किसी बोर्ड वाले ने भी नहीं पूछी। मैं इस सिंपल बात को तुमसे पूछना चाहता हूं, बस श्योर होने के लिए कि तुम इस बात को समझते हो या नहीं। मेरा क्वेश्चन है यार पहले 5,0 पे था, अभी x2, y2 पे पहुंच गया है, तो x2, y2 बताना है। डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ गलत है, हाँ ओके। काफी मेहनत कर रहे हैं लोग, इसीलिए मैं मेहनत करवाना चाह रहा हूं कि तुम लोग चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाइड सोचो। सही है, पक्का? थोड़ा सा और सोचो, ठीक। काहे की मेहनत चल रही थी? हाँ सही है, सही है। क्या लगाना है तुम खुद सोचो, मैं नहीं बता रहा हूं यार, अपने आप सोचो। चलो मैं कोऑर्डिनेट का मतलब तो बता दूं, नहीं तो कोई कहेगा कोऑर्डिनेट क्या होता है, मुझे क्या पता। ये x है, ये y है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y है तो इसका मतलब होता है ओरिजिन से x आगे और y ऊपर। इसमें किसी को कैसे डाउट हो सकता है? ठीक है, फिर भी मेरा फर्ज है बताना। तो यार x2 का मतलब क्या हो गया? ओरिजिन से कितना आगे वो x2 है और कितना ऊपर वो y2 है। अब बता दो, दिखा? तुमने 4,3 लिखा था, इतना गंदा 4 लिखोगे यार तो कोई कैसे मानेगा। अच्छा, मेरे दिमाग में यार गलती का चश्मा लगा हुआ है एक आध लोगों का गलत मैं देखना ही चाहता हूं तभी तो सुधरवाने की खुशी मिलेगी मुझे। तो खैर, तो बड़ा सिंपल सी बात है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट एक ही चीज नहीं होती है, पहले ये क्लियर कर लें। कंपोनेंट वेक्टर के टेल से शुरू होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टेल से शुरू होता है, नहीं। और कंपोनेंट कोऑर्डिनेट कहां से शुरू होता है? ओरिजिन से शुरू होता है। क्या अभी ये बात क्लियर है? नोट करके लिख दो, कंपोनेंट कोऑर्डिनेट आर नॉट ऑलवेज सेम। कंपोनेंट एंड कोऑर्डिनेट आर नॉट ऑलवेज सेम। तो क्या सेम हो भी सकते हैं? हाँ, अगर कोई एरो यहां से बना दिया जाए, मान लिया यार ये वेक्टर है कुछ 2i 2j, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब क्या इसका कंपोनेंट भी 2 है और कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट भी 2 है और परपेंडिकुलर 2 है, y कोऑर्डिनेट भी 2 है, तो दोनों चीजें सेम नहीं है लेकिन कभी सेम हो भी सकती हैं। बात क्लियर है? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक नाम आने वाला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, जब भी मैं कहता हूं पोजीशन वेक्टर, ये जो मैंने रेड वेक्टर बनाया है
ये कहां से शुरू होता है, यानी उसका टेल कहां होगा, एट ओरिजिन। अगर टेल ओरिजिन पे है तो हेड कहीं और होगा, है ना। तो हेड वाली पोजीशन को ही पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, नहीं तो पोजीशन वेक्टर का टेल हमेशा कहां होगा, ओरिजिन पे, एंड एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज एक्स कंपोनेंट, नहीं होगा यार, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज y कंपोनेंट। अब z होता तो z के बराबर होता, मैं 2D पे बात कर रहा हूं, रूल 3D के लिए भी वही है। क्या ये बात समझ में आ रही, जब कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट सेम हो जाए तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर की। और पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। यानी जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम जैसे ओरिजिन को O बोलते हैं, इसका नाम A दिया तो हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, OA वेक्टर। OA बोलने में अच्छा लगता है, OA इधर आओ, OA क्या कर रहे हो, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, OA वेक्टर। कुछ लोग इसको R वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये दो नाम है, R वेक्टर या OA OB, इस तरह से चलता है, जो भी पॉइंट होगा। पोजीशन वेक्टर में कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट सेम होता है और बाकी वेक्टर्स में कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट सेम नहीं होगा। अगर टेल ओरिजिन पे नहीं है तो हर वेक्टर का कोऑर्डिनेट कंपोनेंट सेम नहीं होगा। क्लियर है। एक वेक्टर मैंने A बनाया है, पोजीशन वेक्टर A बनाया है, OA बनाया है। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो OA वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, हाँ पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, OA वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऑब्वियसली यार x1 हॉरिजॉन्टल है तो इसको बोलेंगे x1 i कैप y1 j कैप, कोई डाउट नहीं है ना, x1 y1। अच्छा दूसरा OB वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ऑब्वियसली यार x2 i कैप y2 j कैप, ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत है। कोई चीज पहले A पोजीशन पे थी यानी x1, y1 पे और बाद में कहां चली गई, x2, y2 पे, तो कहां से कहां गई उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो पोजीशन के बीच का वेक्टर क्या कहलाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, वेक्टर बिटवीन टू पोजीशंस, दो पोजीशन के बीच का जो वेक्टर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मुझे बताओ, अगर मुझे A पोजीशन और B पोजीशन की जानकारी है तो AB वेक्टर, जिसको मैं S वेक्टर भी बोल सकता हूं, AB वेक्टर या S वेक्टर एक ही बात है, इसको तुम क्या रिप्रेजेंट करोगे, दिखा है मैं दिखा कि नहीं, मतलब मैं तुमसे रिजल्ट मेमोरी पे झांकने को नहीं कह रहा हूं, यहीं देखो और यहीं बताओ, क्या ये जो AB वेक्टर है इसका हॉरिजॉन्टल I के साथ लिखा जाएगा, वेक्टर का नियम ही यही है, और वर्टिकल J के साथ लिखा जाएगा। I X की पहचान है और J Y की पहचान है। तो बता ये लेंथ हॉरिजॉन्टल वाली कितनी है, तो खैर ये x2 ये x1, इनका जो गैप है ये, क्या यही तो AB का x कंपोनेंट है, दैट विल बी x2 माइनस x1। बात दिख रही है यार, ये पूरी ऊंचाई y2 है, यहां तक की ऊंचाई कितनी है y1, तो ये कितना होगा y2 माइनस y1। तो सबको दिखना चाहिए कि हम AB वेक्टर को क्या लिखने वाले हैं, दिख रहा है यार, क्या लिखने वाले हैं, बोलो यार, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप। ये कन्विंसिंग तरीके से दिखना चाहिए, मैं रटने की बात ही नहीं कर रहा यार, ये होना ही चाहिए। क्लियर है। मुझे बताओ OA वेक्टर क्या है, OB वेक्टर क्या है, मैं एक ऑपरेशन करने वाला हूं OB माइनस OA, क्यों कर रहा हूं अभी समझ आएगा, मैंने बस इनको घटाया है, इससे इसको घटाया है। अब
हमेशा का रूल यही कि सेम तरह की चीजें आपस में घटती हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाली हॉरिजॉन्टल से घटेगी और वर्टिकल वाली वर्टिकल से घटेगी, वरना इलॉजिकल बात हो जाएगी। तो क्या रिजल्ट आएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। क्या ये ए बी वैक्टर आया है कि नहीं, ए बी वैक्टर है ना। यानी यार जब भी हम दो पोजीशन के बीच का वेक्टर निकालना चाहें तो बाद की पोजीशन से पहले की पोजीशन घटा दें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है ना। फॉर्मूला कई बार ऐसे लिख देते हैं, आर वेक्टर एस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या, एस वेक्टर। मैंने एस वेक्टर का एक और नाम क्या लिखा है, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या, ओ बी माइनस ओ ए। एक बात ध्यान रखना, ए बी वेक्टर जो आया है जिससे घटाया वहां हेड है, क्या, जिससे घटाया है वहां हेड है। तो मैंने किससे घटाया है, ओबी से ना, तो बी पर हेड है, किसको घटाया है, जिसको घटाया है वहां पर क्या है, टेल है। बात क्लियर है। ओबी माइनस ओ ए बीच का वेक्टर देता है, और क्यों दे रहा है, दिखना चाहिए यार, इसमें भी कोई रटाने जैसी चीज नहीं है, ये होना ही चाहिए। क्यों हम वेक्टर में पहले ये देखें और फिर रटे, हम सीधे ये बात करें ये निकला कैसे है, सामने दिख रहा है। जब हमें ये दिख रहा होता है तो उसको हम डाइजेस्ट नहीं करते यार, ये तो वो ऑब्वियस हो जाता है, ये तो होना ही चाहिए वाली बात। और जब हम रटते हैं बैठ के कि ऐसा होता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बार बार भूलोगे, बार बार पढ़ोगे। और वेक्टर को तुम्हें इस अंदाज में पढ़ना है कि हर चीज की कारण पता हो, क्योंकि ये वेक्टर इतना फंडामेंटल टॉपिक है कि उस पर चीजें टिकी हैं। और फंडामेंटल को अगर हमने हल्के में पढ़ लिया और रट के पढ़ लिया तो सोचो उस पर जो टिकी हैं उनको कैसे संभालोगे। बात समझ रहे हैं। तो एकदम हर चीज का कारण पता होना चाहिए, एक एक लाइन, एक एक कॉमा, एक एक एरो, सबका मतलब पता होना चाहिए यार। बात क्लियर है। तो यार किसी चीज का नाम दो अल्फाबेट से क्यों दे रहे हैं सर, हमेशा तो वी वेक्टर, ए वेक्टर, एस वेक्टर लिखते हो, तो यहां दो लेटर क्यों। अरे दे दिया यार, नाम है, नाम हमारे 5 लेटर 7 लेटर के होते हैं, हमने वेक्टर को थोड़ा सा सम्मान क्या दे दिया तुम लोगों को, बुरा लग गया यार। ओ से शुरू हुआ है, ए पे खत्म हुआ है, इसलिए ओ ए दे दिया है। कोई को अच्छा नहीं लग रहा तो एस लिख दे, ये बस ऐसी बात है। क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन मेरे पास कभी ना कभी आया है, सर ये क्या बात हुई सर, इससे पहले आप वी वेक्टर, ए वेक्टर, पी वेक्टर एक एक सिंबल देते, इसको क्या दो दिए। भेदभाव है, भेदभाव का कारण होना चाहिए। तो सारे भेदभाव खत्म हो गए, आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज का कारण पता करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई चीज रटने की है ही नहीं यार वेक्टर में। जब सब कुछ दिख रहा है, विजिबल है, सबके कारण पता है, तो फिर कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। एक वेक्टर मैंने लिखा है, मेरा फेवरेट है 4i3j। फेवरेट इसलिए क्योंकि यार इसका मैग्नीट्यूड बड़ा आसान होता है और इसका एंगल भी बड़ा आसान होता है। चलो मैग्नीट्यूड बताओ कितना, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दो, या इसके ऊपर एरो ना लगाओ, एक ही बात होती है। मैग्नीट्यूड कितना है भाई, हाँ रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड एक ही बात है। क्या, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल, बेस और परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस निकाल लें, इतनी सी बात है यार, ये कोई फॉर्मूला नहीं यार। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जनता बताए कितना आ गया, कितना आ गया 5। चलो ये 5 लेंथ का एक वेक्टर है, इसका tan थीटा कितना है, मैं tan थीटा पूछ रहा हूं, थीटा नहीं पूछ रहा हूं। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना है 3/4, tan थीटा 3/4 है। ठीक है, अभी मैं एक वेक्टर बना रहा हूं, ये कितनी लेंथ का है, 5 लेंथ का है। ठीक है, मैं कह रहा हूं यार एक वेक्टर तुम बताओ, मैं नहीं बता रहा हूं, वेक्टर का नाम मैं बता देता हूं, बी वेक्टर। ठीक है, कितना आई और कितना जे के साथ लिखें, सच दैट कि जो tan थीटा इसका आया है वही इसका भी आए, बस इतनी सी शर्त है। जो tan थीटा इसका आया है ए का, वही इसका भी आए, मतलब tan थीटा सेम, मतलब दिस अपॉन 8i, सही है 6/8 के सेम आएगा। चलो अब तुम नहीं बताओगे, कोई और बताएगा, एक और बताओ, जल्दी बता दिया है।
एनीवन? हाथ उठाए, बताएं। 9j क्या? देखो यार 9/12 करो, कितना आ रहा है? सेम है कि नहीं? है कि नहीं? तो यार एक सिंपल सी चीज समझ में आ रही है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो जिस नंबर से आई में मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से जे वाले में मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें इन्होंने क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से। तो क्या ऐसे यार तुम 10 से, 5 से, 4 से, 1.5 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके नए नए वेक्टर बनाओगे? अब अगर इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल 8 हुआ है, मतलब 4 का डबल 8, वर्टिकल 3 का डबल 6 हुआ है, तो क्या ये जो एरो होगा वो भी इस वेक्टर का डबल होगा? बड़ा नहीं, हॉरिजॉन्टल डबल, वर्टिकल डबल, तो ये भी डबल होगा। करके देख सकते हो यार, √8² + 6² करोगे 10 आएगा। नहीं, ये होना ही चाहिए भाई। भाई जो रेशियो यहां था वही रेशियो यहां है, तो क्या ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, रेशियो नहीं बदला तो एंगल क्यों बदलेगा? रेशियो से डायरेक्शन डिफाइंड है। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बराबर एंगल पे तो आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं कि नहीं है? पैरेलल। पैरेलल वेक्टर की एक कंडीशन तुम्हें समझ में आ चुकी इतनी देर में कि बी और ए कैसे रिलेटेड हैं। कोई भी इनमें से वेक्टर ए के साथ कैसे रिलेटेड है? बिल्कुल, tan थीटा इज सेम। और कुछ बोलो। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड जरूरी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सेम हो गया तो उसको सेम वेक्टर बोलेंगे। कुछ और नहीं दिखा। बी और ए कैसे रिलेटेड है? क्या बी कुछ ए से के टाइम्स है ना? के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है? नहीं। देखो, अगर तुमने बी लाया है ए की मदद से, ए कितना था? 4i 3j, और उसमें तुमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यार, ए के साथ तुमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बी आया कि नहीं? अगर तुम 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं? मतलब क्या बी ए का कुछ टाइम्स है, और वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ गई? ये कंडीशन कहां से आई है तुम्हें खुद समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल जितने गुना बढ़ाया, वर्टिकल उतने गुना बढ़ाया। ये के वही फैक्टर है जितने गुना तुमने बदला है। ये हाफ भी हो सकता है भाई, जरूर नहीं बड़ा करो, छोटा भी तो कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ये कंडीशन कैसे काम कर रही है दिख रहा है सबको कि नहीं? बदर बी ए का कुछ टाइम्स है, वो टाइम्स वाला नंबर क्या है? तो यहां वो टाइम्स वाला नंबर क्या है? बात क्लियर है? एक और बात मैं लिख सकता हूं, अगर तुम्हें ये समझ आ गया है। क्या ये बी वेक्टर मैंने लिखा है 8i 6j, इसको मैं नाम दे रहा हूं ax ay, इसका नाम क्या देना चाहिए? bx by। क्या ax और bx का रेशियो क्या देगा? वही टाइम्स देगा। कितने टाइम्स? ये हाफ आएगा, मतलब दुगना है। तो क्या ay और by का रेशियो भी सेम ही आएगा? और वो जो आएगा, मैं कह सकता हूं वही उल्टा लिख देता तो मैं ज्यादा अच्छा रहता। क्या bx और ax का रेशियो जो आएगा, by जो ay का रेशियो वही आएगा, और वही रेशियो क्या है? k है। एम आई राइट? देखो जरा, 8/4 करोगे 2 आएगा, 6/3 करोगे 2 आएगा। ये वही नंबर है। यानी वो नंबर लाने के लिए वेक्टर देखने की जरूरत नहीं है। तुम वेक्टर देखने तुम एक कंपोनेंट देख के बता सकते हो। 4 का डबल 8 हुआ है, तो दूसरा कंपोनेंट तुम अपने आप बता सकते हो कि वो 3 का डबल 6 ही होगा। कुछ और होगा तो पैरेलल नहीं कहलाएगा। क्या जनता समझ पा रही है?
जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बुला के दिखाना है। हाँ हाँ बोलो। यस, अगर हम k निगेटिव कर दें, निगेटिव, तो वो पैरेलल नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मैं बताने वाला था। अगर मैं कह रहा हूं 8i और 6j 4i 3j का पैरेलल है, अगर मैं एरो उल्टा बना दूं ऐसा, तो ये हो गया -8i -6j। तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं? एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल में वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? ए और बी 0 पे थे, है ना? के नेगेटिव होगा तो ए एंड बी आर एट एन एंगल व्हाट? 180 डिग्री। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है या नहीं? जरूरी नहीं है। अगर सेम हो जाए तो वो अपोजिट भी कहलाएगा और एंटी पैरेलल भी कहलाएगा। तो एंटी पैरेलल ब्रॉड डेफिनेशन है या अपोजिट ब्रॉड डेफिनेशन है? एंटी पैरेलल ब्रॉड डेफिनेशन है। उसी का एक केस क्या है? अपोजिट। ये बात समझ में आ रही? एंटी पैरेलल में के कुछ भी ले सकते हैं और अपोजिट में के -1 होगा। एम आई राइट? है ना? अगर के -1 हो गया तो फिर क्या कहलाएगा मामला? अपोजिट। क्या जनता समझ पा रही है? 4i 3j में माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा -4i -3j। वो अपोजिट है या नहीं है? 4i + 3j में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपोजिट है या नहीं है? वो एंटी पैरेलल है कि नहीं है? एंटी पैरेलल भी है। नहीं, -2 मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट है कि नहीं है? अपोजिट की डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अगर तुम -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, क्या आएगा? -8i -6j। तो क्या उसको ड्रॉ करोगे तो उसकी लंबाई अलग हो गई, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, तो अपोजिट नहीं कहेंगे, क्या आएगा? एंटी पैरेलल कहेंगे। बात क्लियर है या कोई डाउट है? अच्छा, पैरेलल वेक्टर में अगर k 1 हो जाए +1 तो वो सेम वेक्टर्स हो जाएंगे। तो सेम वेक्टर ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है या पैरेलल? पैरेलल। के कुछ भी हो पॉजिटिव तो पैरेलल बनता है, लेकिन के 1 हो जाए तो सेम बन जाता है। के कुछ भी हो नेगेटिव तो क्या बनता है? एंटी पैरेलल। और के अगर -1 हो जाए तो अपोजिट। पूरी बात क्लियर है? थोड़ा सा और, हाँ सही है, वेरी गुड। और कोई? वही थोड़ा सा जो मैंने गलत कराया है। हाँ अब सही है। क्या? बी और सी निकालना। हाँ तो बी कहाँ है? बी ये निकाला, सी ये निकाला। बी गलत है यार। हाँ सही है, और होगा ना। थोड़ा सी गलती अभी भी बाकी है। तो बता यार, इसमें और इसमें कितने फैक्टर का अंतर है? 2 के फैक्टर का अंतर है। तो अगर ये दुगना हुआ है तो ये भी दुगना होगा, ये भी दुगना होगा। यही तो बताया मैंने यार, जो रेशियो इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। नहीं, कितने लोग हो गया यार? हाथ उठाए, मुझे बताओ। ये 7 से दुगना 14 है, तो ये 5 का दुगना कितना होगा? 10। ये -2 का दुगना कितना होगा? -4। 4 नहीं, -4। माइनस नहीं लिखोगे तो वो भी गलत ही है, और एक ऑप्शन ऐसा भी दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, है ना? कॉन्सेप्ट पैरेलल का है बट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, तब तुम्हें समझ आना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो
तो यहाँ यार मैंने अभी पैरेलल की कंडीशन बताई थी, के अगर किसी ने साफ साफ नहीं लिखा है तो के एनी पॉजिटिव वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 तो वो क्या होता है, पैरेलल। और अगर के एनी पॉजिटिव वैल्यू की जगह 1 हो जाए तो फिर क्या होता है, सेम भी होगा और पैरेलल भी होगा। दूसरी बात, के अगर एनी निगेटिव वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 तो वो क्या कहलाएगा, हाँ, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। और के अगर -1 हो गया तो क्या कहलाएगा, अपोजिट भी कहलाएगा और एंटी पैरेलल तो है ही वो। एंटी पैरेलल बड़ी कैटेगरी है, अपोजिट में नहीं। बात क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं इस लुक में के का रोल क्लियर है। दो वेक्टर्स में ये रिलेशन है, के -1 हो गया तो मैं पहले बता चुका b बराबर -a किसकी कंडीशन है, अपोजिट की। और b बराबर a किसकी कंडीशन है, सेम वेक्टर की। तो k 1 होना या -1 होना अपोजिट और सेम तय करेगा, और k कुछ और होना पैरेलल या एंटी पैरेलल। क्लियर है? जिन्होंने नहीं नोट किया है नोट कर ले। जो लोग यार वेक्टर जैसे टॉपिक की क्लास मिस कर रहे हैं, भगवान ही मालिक है यार। उसके बाद मैंने तुमसे बताया था यार कि वेक्टर के बाद फिर इन होने का कोई स्कोप नहीं होता, जिसने वेक्टर छोड़ा फिजिक्स से बाहर होता जा रहा है। तो ये मैं किन से बोल रहा हूँ, जो आए नहीं है वो वीडियो में देखेंगे, ठीक है यार। ये उन्हीं से बोल रहा है यार जो लोग वीडियो में देखेंगे। देखो यार, ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्लास में तुमसे बीच बीच में कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, एक सिचुएशन क्रिएट करके, यानी सिचुएशन समझाई जा चुकी है, फिर तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया। वो क्वेश्चन उस सिचुएशन के लिए बेस्ट सूट करता है कि तुम उस समय दिमाग लगाओ, उस समय की एक्सपेक्टेशन दिमाग लगाओ। लेकिन जब हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो हम लोग उस समय इग्नोर मारते हैं और वहीं से हम पीछे छूटना शुरू कर जाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, अच्छा अब देख लेते हैं क्या बोला सर ने। और ऑफलाइन में क्या होता है, चलो ट्राई करते हैं कि जितना सर ने पढ़ाया उससे हम अपना जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। और ये जो प्रोसेस है ना यार, कि मैंने एक सिचुएशन समझाई, उस सिचुएशन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा और फिर तुमने उसमें रिएक्ट किया, सही किया गलत किया ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, तुमने सोचा और उस पर रिएक्ट किया, यही अपने आप में मैटर करता है। क्योंकि एक बार में कोई ट्रू थोड़ी हो सकता है, एकदम एक्यूरेट थोड़ी हो सकता है, वरना फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सिचुएशन समझाई है, 10 में से 2-4 लोग सही बताएंगे, 2-4 लोग गलत बताएंगे, लेकिन गलत बताने वाले को भी ये पता चल जाएगा कि हमने क्या गलती करी, हम आखिर इस सिचुएशन में ये नहीं सोच पाए। वो जो गिल्ट है वो भी तुम्हें सही करेगा। इसलिए ऑनलाइन से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है यार। मैं देख रहा हूं बदलाव तभी आएंगे जब इस प्रोसेस से तुम रोज रोज गुजरोगे। ये जो प्रोसेस चलता है कि तुम्हें बिठा बिठा के टॉर्चर किया जाता है, तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए मजबूर किया जाता है, ये प्रोसेस जरूरी है या ऑनलाइन में बस तुम सुन रहे हो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो? फिजिक्स में ऐसे नहीं चल सकता यार। हो सकता है बायो में चल जाता हो, बायो में चल जाता है क्या ऐसे? बायो में भी बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, नहीं होता है, केवल पढ़ाया जाता है। खैर फिजिक्स सीखने का ये केवल और केवल यही तरीका है, या तो तुम इतने मोटिवेटेड हो कि ऑनलाइन को भी एकदम गुरु मान के, द्रोणाचार्य मान के हर बात पे उनके रिएक्ट करते हो, ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकते। लेकिन इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो टीवी स्क्रीन को द्रोणाचार्य मानते होंगे और उन्होंने कहा कि अंगूठा काटो और तुम काट दिए? नहीं होंगे ना यार। आई मीन क्वेश्चन करने के लिए कहा और तुमने कर दिया, अंगूठा काटने के लिए कौन बोलेगा? जब तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो अंगूठा क्या काटोगे यार, है ना? तो इतना मैं कह रहा हूं कि एक्सट्रीम लिमिट ये होना चाहिए यार, कि गुरु ने कहा कि चलो खड़े हो जाओ, भले उसने ऑफलाइन क्लास में किसी से कहा तुम खड़े हो जाओ, ये वाला भाव, तुम खड़े हो जाओ, उसके बाद जंप करके दिखाओ, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है कि नहीं। होते हैं यार ऑनलाइन टीचर ऐसे करते हैं, तो तुम्हें करना चाहिए यार, अगर सही में उनके लिए भाव है। अब वो सही है या गलत है वो बात की बात है यार, लेकिन भाव तो लाओ पहले, जिसके लिए भी लाओ। फिजिक्स के, फिजिक्स के वो हर किसी का बताते हैं, मतलब केमिस्ट्री नहीं, वो हर किसी का
सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। गाने के साथ हाँ हाँ, तो भाव लाओ, लेकिन अब ये है कि थोड़ा कमरा बंद कर लो, पता चले कोई तुम्हें देख रहा है तो कहेगा यार किससे पढ़ रहा है यार, बच्चा बिगड़ गया, पागल हो गया यार, कूद रहा है, उछल रहा है। खिड़की थोड़ा बंद कर दो, मोहल्ले वाले ना देख पाए। करो वही जो कह रहा है, या फिर उससे उसको विश्वास ही हटा दो। भरोसा है तो पूरा करो यार, नहीं है तो फिर हटाओ उसको। क्या नाम है इनका? वेरी गुड। तो आकाश के हैं क्या? ये YouTube के एक्सपर्ट टीचर होते हैं, जिनको YouTube में छाना है उनको ये सब करना ही पड़ता है। प्लेटफॉर्म टूटा, मैं दोबारा बनवा नहीं पाऊंगा, इतना भी नहीं जोड़ पाया मैंने, समझ रहे हो? तो मैं कूद के कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे खड़े खड़े जो कुछ हो पाए ठीक है। YouTube में यार अगर छाना है तो कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, इधर उधर की बातें जो बच्चों को अच्छी लगे करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑफलाइन की फीस लेके बैठा हूं यार ना, तो ये सब नहीं कर पाऊंगा। क्या बताने वाला था मैं? हाँ, तो जो लोग नहीं आए हैं भैया यार क्या बताएं उनको, क्या बोलें ज्यादा। एक वेक्टर है जिसका हॉरिजॉन्टल 4 है और वर्टिकल, तो वेक्टर कितना है? वेक्टर 5 है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, सही है, लेकिन वेक्टर 5 है ये बोलना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन 4i 3j बोलना एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी छुपा है और डायरेक्शन भी छुपी। ऐसे लिखना अपने आप में वेक्टर की पूरी जानकारी है। क्या बात क्लियर है? चलो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? 5 आता है। क्या फिर से निकाल के दिखाएं? इसका टेन थीटा क्या आता है? 3/4, सबको पता है। अभी मैं एक वेक्टर बना रहा हूं जिसका एंगल इसके एंगल जितना ही है, तो ये पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल तो है ही है, पैरेलल तो है ही है, नहीं? मगर इसका मैग्नीट्यूड मैंने खास 1 रखा है। इसका 5 था और इसका मैंने कितना रखा है? 1 रखा है। इसका मैंने कुछ नाम दिया है, कुछ भी नाम दे दो, चलो बी वेक्टर। तो तुम अपने मन से प्रयास करो बी वेक्टर लिखने का। क्या लिखूं मैं, कितना आई? 1 मिनट, बोलना नहीं, बोलना नहीं, जिसको भी करके पेन से लिखना है यार। बोलना इसलिए नहीं, सबके पास मौका रहे ना रिएक्ट करने का। बोल दोगे तो बाकी सबका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, अरे उसने बता दिया अब तो मैं रह गया। इसका नाम मैंने बी वेक्टर लिखा है, इसकी लेंथ 1 है। तुम्हें बस ये सोचना है कितना आई कितना जे लिखें, बस ये सोचना है। लिख लिया क्या? बोलना नहीं, बोलना नहीं, जस्ट मिनट। जब मैं कह रहा हूं कि इनका एंगल सेम है, इसका मतलब इसका टेन थीटा 3/4 था, तो इसका भी टेन थीटा कितना होना चाहिए? उसका है क्या जो तुम बता रहे हो? नहीं ना, तो अपने ऑप्शन कम करते जाओ। अब थोड़ा बहुत पर्टिकुलर डिस्कशन है। ठीक, कैसे किया? वेरी गुड। यानी वो अगर कम हुआ तो ये भी कम हुआ, वेरी गुड। एक थॉट भी होना चाहिए कि हमने कैसे बताया। हाँ, कैसे किया? ओके, थीटा निकाला फिर कंपोनेंट किया। और कोई? 1i 1j, तो टेन थीटा 1/1 आएगा, जबकि उसका 3/4 है। मैं कह रहा हूँ सेम होना चाहिए, तो ये तो गया। और कुछ सोचो। बहुत बढ़िया, बस तुम्हें अब ये सोचना है कि किससे डिवाइड करें। चलो, इतना तो तुमने सोचा कम से कम।
कुछ और दिमाग में आ रहा है? ऐसे ही आया है तो इसके पीछे कुछ और लॉजिक इसके अलावा, जैसे ये तो प्रॉपर मेथड लगा दिया, बहुत मेहनत करी है, इसको मेहनत करना बोलता हूँ। मेहनत से तो सब हासिल किया ही जा सकता है, बट कुछ और भी तरीके जिससे हासिल किया जा सकता था। तुमने भी मेहनत करी है, ठीक, आ गया, वेरी गुड, ओके। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई एंगल निकाल लो, ये हमको पता है थीटा 37 डिग्री होता है, फिर 1 का कॉस 37, 1 का साइन 37 कर दो। ये तो प्रॉपर मेथड हो गया यार, इतना मेथड कौन पूछ रहा था। मुझे बताओ, ये 5 है, ये उससे 5 गुना छोटा है, 1 है, तो अगर इस वेक्टर को मैंने 5 गुना छोटा किया मैग्नीट्यूड को, तो क्या उसका ये कंपोनेंट भी 5 गुना छोटा होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 4/5। तो ये कितना होना चाहिए? 3/5। तो वेक्टर अपने आप 5 गुना छोटा हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है यार? 5 ही क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 था और अब मुझे 1 का बनाना था, तो जब मैंने हाइपोटेनस 5 गुना कम किया तो बेस भी 5 गुना कम करो और परपेंडिकुलर। क्या ये लॉजिक है कि नहीं है? ये होना चाहिए कि नहीं? मैंने यार 4/5 आई कैप और 3/5 जे कैप, अब तुम चेक करो जरा, 3 समथिंग 4 समथिंग 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 सेम है तो कट जाएगा, 3/4 आएगा कि नहीं? क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखो जरा, 5 स्क्वायर एलसीएम आएगा, ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 25, कितना आ गया? आया कि नहीं? ये होना ही था यार। थोड़ा देर पहले मैंने क्या कहा कि अगर 4 को 8 कर दो, 3 को 6 कर दो, हॉरिजॉन्टल डबल, वर्टिकल डबल, तो वेक्टर भी डबल हुआ था कि नहीं? 5 का 10 हो गया था। अब मैं कह रहा हूं कि वेक्टर अगर 5 गुना करना है छोटा, तो हॉरिजॉन्टल भी छोटा करो और वर्टिकल। ये वही ढूंढ रहे थे कि कितने से डिवाइड करें, इतना तो समझ में आ गया था, डिवाइड करना है तो कितने से डिवाइड करें? सीधी सी बात है, जितने से ये डिवाइड हुआ है हाइपोटेनस, उतने से डिवाइड करना चाहिए। क्या लॉजिक क्लियर है? खैर, तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हमने एक नाम दिया है, क्या? यूनिट वेक्टर। क्या नाम दिया है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने यूनिट वेक्टर की बात करी थी। क्या आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो जे कैप क्या होता है? के कैप क्या होता है? जेड एक्सिस। होता था कि नहीं? है ना? अगर कहूं मॉड आई कितना होता है? भाई यूनिट वेक्टर है, 1 होगा। मॉड जे क्या होगा? मॉड के क्या होगा? 1, है ना? यहां ये जो वेक्टर था, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर, तो मैं इसका नाम भी ऐसे लिख दूं तो लॉजिकल है। भाई आई कैप एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई के लॉन्ग, तो ए कैप इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। किसके लॉन्ग? इसके लॉन्ग। क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या समझ पा रहे हैं? तो ए के लॉन्ग है, तो मैंने उसके नाम को ए लिखा है, और उसका यूनिट वेक्टर है तो ऊपर क्या लगा दिया? कैप। कैप लगाना इंडिकेशन है किस बात का? कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। बताओ जरा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया है कि नहीं? तो पहले तो नाम को लेकर डाइजेशन होना चाहिए सबके अंदर कि ए कैप नाम हम क्यों दे रहे हैं। अब बात आती है ए कैप आता कैसे है? ए कैप आता कैसे है? तो क्या अ वेक्टर in the direction of given vector A, हम एक वेक्टर चाहते हैं जो कोई जाने पहचाने वेक्टर की डायरेक्शन में है ना, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 1। और कितने मैग्नीट्यूड का है? 1। यही तो रिक्वायरमेंट मैंने तुम्हें दी थी कि A के अलोंग 1 लेंथ का वेक्टर बनाओ। तो तुमने कैसे लाया? कैसे लाया? वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, वेक्टर में 5 से। तो क्या ए कैप मिल गया कि नहीं?
फॉर्मूला तुम्हें यार रटना नहीं है, डाइजेस्ट होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए यार। वेक्टर में जैसे 4i3j था, तुमने कितने से डिवाइड किया? 5 से। तो हॉरिजॉन्टल भी 5 से किया, वर्टिकल भी 5 से, तो वेक्टर भी 5 से डिवाइड हो गया, यानी वेक्टर की लेंथ 5 थी तो वो 1 आ गया। क्या लॉजिक समझ पा रहे हो? कैसे ये काम कर रहा है, ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है ये दिखना चाहिए। दिख रहा है सबको? हर लाइन में एक भाव है, मन में वो ख्याल लाएं तो चीजें समझ में आएंगी, दिखेंगी। और अगर लाइनों को तुम लाइन मानते हो, उसके अंदर जान नहीं डालते हो, उसके अंदर उसकी फिजिक्स नहीं देखते हो, कोई पिक्चर मन में नहीं बनता है, तो फिर वो फिजिक्स नहीं है यार। फिजिक्स वही है जिसका पिक्चर मन में बन रहा है। तो क्या यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर का पिक्चर सबके मन में बनना चाहिए। हॉरिजॉन्टल 5 गुना छोटा, वर्टिकल 5, तो वेक्टर 5 गुना छोटा। क्लियर है? तो बात आती है यार यूनिट वेक्टर की हम बात ही क्यों कर रहे हैं? आखिर यूनिट वेक्टर की हमें जरूरत क्या है, हम क्यों इसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं? तो देखो यार, फिजिक्स छोड़ो, अभी हम लोग रियल लाइफ वाली बातें करें। रियल लाइफ में हम लोग जब भी कहते हैं यार कि बाजार से आम खरीद के लाओ, 5 किलो आम खरीद के लाओ, तो पहले पूछते हैं कि 1 किलो का भाव क्या है? नहीं, हम चीजों को एक के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कोई मान लिया 3 किलो आम खरीद के घर पे गया, 240 रुपए के। मैं अपने घर पे 3 किलो आम लेके गया, वाइफ ने पूछा कि कितने के आए हैं, तो मैंने कहा 3 किलो 240 के आए हैं। तो ये जानकारी सुनने में थोड़ा कम अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? 1 किलो 80 रुपए के। एक के लिए जानकारी बताओ तो हम मल्टीप्लाई तो खुद ही कर लेंगे। तो ये क्या बेसिक भाव है कि हम एक के लिए जानकारी, जैसे कोई कहते कि एक गाड़ी चल रही है 90 किलोमीटर चली 3 घंटे में, अच्छा लग रहा है? नहीं, हमें क्या जानकारी चाहिए? अरे एक के लिए बताओ ना यार, 1 घंटे में कितना चलती है। उसका हमने नाम भी दिया फिजिक्स में, क्या? वेलोसिटी। नाम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन ये बेसिक भाव है कि हम हर चीज एक के बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, तो अभी क्या ए वेक्टर 37 डिग्री एंगल पर 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। 37 डिग्री एंगल पर 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। मैं कहूं नहीं यार, 37 डिग्री एंगल पर 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताओ। नहीं, तो तुम क्या करोगे? डिवाइड करोगे। जैसे 3 किलो आम 240 के हैं, तो 1 किलो डिवाइड करने से आता है कि नहीं? तो ये भी वही है। अब क्यों आया है कि अगर मुझे 1 किलो का भाव पता होगा तो मैं 5 किलो का निकाल लूंगा। कैसे? अगला काम मल्टीप्लाई। अब सोचो, मैं कह रहा हूं 37 डिग्री पे एक लेंथ का तुमने बता दिया, ये है, मुझे एक लेंथ का मिल चुका है, तुम 10 लेंथ का बताओ। इंटू 10 करोगे। यानी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं 10 लंबाई का वेक्टर जानना चाहता हूं तो पहले 1 का तो लाओ, तो फिर 10 से। क्या अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, वर्टिकल में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वेक्टर भी 10 गुना हो जाएगा कि नहीं? यानी रिक्वायरमेंट ये है जिसकी वजह से हम यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्या रिक्वायरमेंट है? कोई हमें वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए जिसका नाम b है, ऑफ डिजायर्ड मैग्नीट्यूड। हमें अपनी मर्जी के मैग्नीट्यूड l लेंथ का वेक्टर चाहिए। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ सम गिवन वेक्टर a। हम a के अलोंग l लेंथ का वेक्टर जानना चाहते हैं, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा? a का यूनिट वेक्टर लाना पड़ेगा और फिर l से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो b वेक्टर आएगा। नहीं, और a का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? जो इंफॉर्मेशन दी है जितने के लिए उतने से। ये पूरा रोल है यूनिट वेक्टर का। क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया हो यूनिट वेक्टर हम पढ़ किस लिए रहे। पहले हम एक ही अलोंग यूनिट वेक्टर लाएंगे, फिर जितनी मर्जी का चाहिए उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां देख लो ये काम मैंने किया है कि नहीं। अगर मुझे इस डायरेक्शन में 10 लंबाई का वेक्टर चाहिए तो तुमने यूनिट वेक्टर ला दिया। अब इसमें तुम क्या करोगे?
10 से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ कितना आएगा? 8i 6j। क्या बताओ ये 10 लंबाई का मिल गया कि नहीं? इसी के लॉन्ग मिल गया कि नहीं? स्टेप समझ में आया? वेक्टर से यूनिट लाया, यूनिट से फिर 10 लेंथ का लाया। क्लियर है? नोट कर लें और ये क्वेश्चन करके दिखाएं। जिसका हो जाएगा हाथ उठाएगा, बुला के दिखाएगा। नोट कर ले पहले जितनी बातें नोट करने की हैं, और ये एग्जाम्पल भी बहुत मदद करता है चीज़ों को समझने में। तो मैं तो कहूँगा तुम ये एग्जाम्पल भी नोट करो ताकि तुम्हें ध्यान आए कि यूनिट वेक्टर को मैंने कैसे समझाया था। अंडर रूट 154 आ रहा है। जोड़ो तो ढंग से यार, 12 का स्क्वायर, 12 के साथ बगल में 3 लिख दिया है क्या मैंने? सॉरी 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 सॉरी, इसको 5 कर दो यार, ये बहुत गंदा हो जाएगा। 5 कर दो यार। ये j के साथ 5 है, ठीक है, अब बढ़िया आएगा, इतने गंदे की उम्मीद नहीं थी। 5 हो गया तो 25 और 12 का स्क्वायर 144। हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक ठीक। ये 5 था, मैंने 5 सही कराया, तो 5 का डबल कितना हो जाए? यहाँ 5 लिखो, ठीक। मैंने चेंज करा दिया ना, हाँ सर 5 कर दिया था। तो यहाँ भी तो 5 करो। सही है। ट्वेंटी 24, ठीक ठीक। वेक्टर लिखना है मतलब कुछ आई कुछ जे में लिखना है, उसका नाम मैंने बी दिया है, जो लाना है उसका नाम बी दिया है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई वेक्टर लाना है किसी डायरेक्शन में तो तुम्हें क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देना है जितने, क्या 26 लेंथ का लाना है तो 26 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसको? इसके यूनिट वेक्टर को। इसका यूनिट वेक्टर बताएं जरा। तो यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया कि जो वेक्टर पता है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। 1 लेंथ का बताना है तो उसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर अंडर रूट 169 13 आ रहा है। मैग्नीट्यूड आई होप सबका आ गया है। तो बता ये वेक्टर आ गया 12 5j होल डिवाइड बाई 13। होल डिवाइड मतलब इसमें भी डिवाइड इसमें भी डिवाइड। ये क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। वेक्टर से यूनिट आया है अभी, अब क्या करना है हमें? ज्यादा लेंथ का लाना है तो क्या करना है? 26 इंटू 12/5j डिवाइड बाई 13। तो वो 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यार। 24i 10j। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया यार? कोई दिक्कत है यार? अभी क्लियर है, समझ में आ गया? पूर्णिमा हो गया था पहले, अभी समझ आ गया यार? कोई दिक्कत है?
इस रिक्वायरमेंट के लिए ही हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा है। अच्छा, किसी के मन में शायद ये आ गया हो कि इसका 13 है और हमें 26 का चाहिए, यानी हमें कितना बड़ा वेक्टर चाहिए। अगर किसी को ये फील हो तो आंसर सॉल्व, बस इतने के बाद आंसर निकल आता है। भाई 13 है, 13 लेंथ का ये है और उसका दुगना लेंथ का चाहिए, तो सीधी बात है यार, उसका हॉरिजॉन्टल भी डबल कर दो और तो आंसर ऐसे भी निकलता है। बस थॉट का खेल है यार, तुम कितना थॉट क्लोज पहुंच जाते हो कॉन्सेप्ट के, उतना जल्दी चीजें हो सकती हैं। और अगर तुम उसको मैथमेटिक्स की तरह लेते हो, रूल की तरह लेते हो, बस फॉर्मूला रटे बैठे हो, तो चीजें मुश्किल है फिर। मतलब ये कुछ ऐसी बात है यार कि अगर तुम्हें पता चल चुका है 3 किलो आम 240 के हैं, तो तुरंत पता चल गया 1 किलो 80 का है। तो कोई तुमसे पूछे कि यार 160 2 किलो आम कितने के आएंगे, तो जब तुम्हें फैक्टर पता चल गया यार 2 गुना करना है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो फैक्टर ही पता चल गया यार। 13 मैग्नीट्यूड है, 26 का लाना है, मतलब कितना फैक्टर है। अगर समझ आ गया, नहीं आ गया तो प्रोसेस समझ लो। एक और एग्जांपल देता हूं यार। रूल हम 2D से बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम 2D में विजुलाइज कर रहे हैं, बट काम सब में करेंगे। आ रहा हूं, जो मन में है उसको लिख दो। नहीं नहीं, लिख दो, 3 ही अक्षर तो लिखना है भाई। ठीक, आंसर लिखो भाई। मैंने पूछा है राइट अ वेक्टर, तो तुम्हें उसको आईजे के लुक में लिखना है। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड, सही। तो हमें यार एक वेक्टर चाहिए जो इसके अलोंग है और 39 लेंथ का है, तो यार 39 इसके यूनिट से मल्टीप्लाई करना है बस। यूनिट कैसे आएगा, तो पहले ये देखो ये है कितनी लेंथ का, अगेन ये 13 ही आ गया है, मुझे यही याद रहता है, तो यही। हाँ भाई, तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया, वेक्टर में कितने से 13 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया यूनिट वेक्टर। और अब इसके साथ कितने से मल्टीप्लाई करना है, 39 से। तो अगर किसी को ये पता चल गया था कि 3 के फैक्टर से चीजें बदलने वाली हैं, तो सीधे लिख सकते थे, जैसा कि ज्यादातर लोगों ने किया है। वो सही है यार, ऑब्जेक्टिव के लिए यही चलेगा कि तुम्हारा भाव इतना तेज चल रहा है कि पेन से ज्यादा तेज तुम्हारा दिमाग चल रहा है। हैंग ना हो, बस ये है सैमसंग वाली प्रॉब्लम। अगर तुम लोगों के अंदर ना आए, सैमसंग में हैंगिंग प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो वो सिस्टम तुम बन जाओ ना यार। ओवर द टाइम जब रोज रोज तुम्हारा दिमाग हैंग कराने की मैं कोशिश करूंगा और तुम उससे उभर के सामने आओगे, तो सारी हैंगिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर कोई ये सोचता है कि नहीं, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप मुझे हैंग कराओ, सब कूल रहना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, निकलते रहना चाहिए, तो सारा कुछ हैंग होगा तुम्हारे टेस्ट वाले दिन और एग्जाम वाले दिन। क्या सही है, पहले हैंग करा लो जो कुछ कराना है, यही सही है यार। फिर उसका समाधान रोज रोज निकालोगे तो चीजें दूर हो जाएंगी। तो यही है यार, ये जो क्वेश्चन देना है तुम्हें, तुम्हारा रिएक्ट करना है, दिमाग जबरदस्ती लगवाना है ना चाहते हुए, वही है यार, वही सॉफ्टवेयर अपडेशन चल रहा है तुम्हारा।
क्या है क्वेश्चन? ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी हो जाएगा तो करो। थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मैं मदद करूँगा। हैंग कराते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए में कोई चार्ज रखा है। चार्ज किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, चार्ज होता है। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होती है। बस इतना समझो यार, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होती है। क्वेश्चन में कहा गया वो 10 लेंथ का है, 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। किस लाइन में? ए बी वाली लाइन में। ठीक है, बस और कुछ मैं नहीं बता रहा हूं। हमें इसको वेक्टर लुक में लिखना है। वेक्टर लुक मतलब कितना आई कितना जे। क्लियर है? और कुछ बोला जाए कि ना बोला जाए? वेरी गुड। मुझे लग रहा था ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा आसान दे दिया है क्या मैंने? हाँ, ये तो फेमस दे दिया मैंने। तो ये तो ए बी वेक्टर आया। क्या मैंने ए बी वेक्टर पूछा है? ए बी वेक्टर के अलोंग एक ई वेक्टर है ए बी के अलोंग, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी क्लियर करें। ठीक ठीक, और कोई? ठीक ठीक, सोचो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक में का ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। बस इतनी जानकारी कि चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है ए बी के अलोंग। तो हमें ए बी के अलोंग एक वेक्टर चाहिए, मगर मैग्नीट्यूड तो ये वाला चाहिए ना। हाँ, अब सही है। ये 4 था, तुमने इसको 3 आई क्यों लिख दिया भाई? उल्टा कर दिया। ठीक, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यार कि वेक्टर का रोल इस टॉपिक में जैसे आया है तो ऐसे हर टॉपिक में आ सकता है ना? क्या है क्वेश्चन? ए बी के अलोंग एक क्वांटिटी है जो 10 मैग्नीट्यूड की, दैट्स इट। तुमने इसको ए इंटरप्रेट किया है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। तो पहले तुम्हें यार कोई एक वेक्टर तो इसके अलोंग पता चले, तभी तो तुम उसमें मन माफिक मैग्नीट्यूड का निकाल पाओगे। तो ए बी के अलोंग वेक्टर पता करने के लिए क्या दिया है? कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो बता यार, ए बी वेक्टर हमें पता है क्या होता है? x2 माइनस x1, 6 माइनस 2i, 6 माइनस 3j। ये कितना आ गया? 4i 3j। चलो यार, ए बी वेक्टर पता चल गया। तो क्या ए बी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है क्या? अरे ए बी वेक्टर तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चीज है जो उसी के अलोंग है। इसका मतलब इसी के पैरेलल बनाना है। इसी के पैरेलल बनाना है। कितनी लेंथ का? 10 लेंथ का। तो पहले देखो ये कितनी लेंथ का है, इसका मैग्नीट्यूड चेक करो कितना है? 5 है। तो अब यार हमें ई वेक्टर चाहिए है, तो वो ए बी के अलोंग है, तो ए बी का यूनिट वेक्टर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से? नहीं, यूनिट वेक्टर आ चुका है। चलो, ए बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? 3j डिवाइड बाई 5। ये यूनिट वेक्टर आ गया। फिर उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? अगर किसी को ये फैक्टर महसूस हो गया था तो आंसर सीधे लिख सकता था 2 गुना। था आसान? क्लियर है? होमवर्क, आज का होमवर्क क्या है? फिर असाइनमेंट दिया है? ओके, 14 से लगा के, अच्छा 14 तो कर ही चुके हैं, 19